Please subscribe the channel and press bell icon for notification. एक और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और इस बार कई सारे टिप्स हैं और खासतौर से बजट के बाद जो कई सारे उलझनें पैदा हुई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक गौरी से। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार टैक्स ग्रुप में क्या कुछ खास रहने वाला है। जानेंगे पीएफ के ब्याज पर टैक्स के नए नियम, क्या जीपीएफ और पीपीएफ भी आएंगे इसके दायरे में। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करके कमा रहे हैं मोटा मुनाफा तो जानिए कितना लगेगा टैक्स। और इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए दूसरी पार्टी के रिटर्न फाइल करने का नहीं करना होगा इंतजार। क्या है जीएसटी की नई सुविधा, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि बजट पेश होने के बाद से लगातार शेयर बाजार हर दिन एक नई ऊंचाई को छू रहा है। लोगों को जाहिर तौर पर अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा होगा क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो उस मुनाफे की खुशी में अपनी टैक्स की देनदारी मत भूल जाइएगा, क्योंकि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स कितना देना पड़ता है, कैसे कैलकुलेट करें, ये सब गौरी बताएंगे। गौरी, बताइए क्या सुझाव है मेरे दर्शकों को जो शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण, शेयर बाजार से पैसा कमाने के 4 मुख्य तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस नहीं, यानी कि अगर आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत जल्दी खरीद रहे हैं, बहुत जल्दी बेच रहे हैं, तो ये हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट के दायरे में ना आके बिजनेस के दायरे में आए। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि ये आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है और आप 1 साल के बाद इसको बेच रहे हैं। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अब पिछले 2 साल पहले इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था, उसके बाद इस पर 10% का टैक्स लगा दिया गया है। तो अब ये 10% पे टैक्सेबल होगा और 1 लाख की आपको इस पे छूट मिलेगी। वहीं अगर आप 1 साल से कम बेच रहे हैं तो ये आपका 15% पे टैक्सेबल होगा और आपको इस पे कोई छूट नहीं मिलती है। अब इन दोनों ही केसेस में आपको ITR 2 भरनी है। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस बार बजट में ऐलान हुआ था कि जो कैपिटल गेन से आपकी इनकम है वो प्रीफिल होकर आपकी रिटर्न में आएगी। तो जो रिटर्न भरने में आपको परेशानी होती थी और कई लोग इसको दिखाना ही छोड़ देते थे क्योंकि कैपिटल गेन की इनकम को रिटर्न में दिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो अब आपको वो प्रीफिल होकर मिलेगी, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये हो सकता है आपका इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं, यानी कि आप सेम डे खरीदते हैं, सेम डे आप बेच देते हैं। तो इस केस में ये जो इनकम होती है ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है। और वहीं अगर आप F&O में ट्रेड कर रहे हैं तो ये भी बिजनेस इनकम मानी जाती है लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव। तो इस केस में आपका P&L बैलेंस शीट बनता है और आपको इन दोनों ही केसेस में आपको ITR 3 भरनी होगी। तो इसमें ITR के फॉर्म भी अलग अलग होंगे और टैक्स की देनदारी भी आपकी अलग अलग बनती है। शर्त ये सिर्फ जानना आपको है कि आप किस तरीके से कमाई कर रहे हैं, इंट्राडे से कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म निवेश करके कर रहे हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल शिमला से आया है। कपिल कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल जी, पूछिए क्या सवाल है आपके। सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा जो GPF डिडक्शन है वो पर एनम 7,20,000 है। ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने ये नया फॉर्मेट किया है जिसमें इन्होंने PF के ऊपर जो 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ सर। मुझे लगता है कि जो बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं, नए प्रावधान किए गए, इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में उलझन है। गौरी, क्या सुझाव है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, स्पेशली ये जो PF को लेके हैं इसमें बहुत सवाल लोगों के आ रहे हैं, काफ़ी उलझने हैं लोगों के दिमाग में। तो अभी मैं बता दूं कि जो ये GPF का प्रोविज़न है ये बजट में कहीं नहीं था, लेकिन ये CBDT चेयरमैन ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि ये जो PF वाला प्रोविज़न है कि 2.5 लाख Please subscribe the channel and press bell icon for notification. के ऊपर अगर आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बनता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस प्रोविजन में GPF को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो क्योंकि आपने जैसा बताया आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है, तो जितना भी 2.5 लाख के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो सारा ही आपका, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो सारा ही इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये GPF पर भी ये PF वाले नए नियम लागू होंगे, आप कहना चाह रही हैं ऐसी सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगला सवाल हमारे पास बठिंडा से आया अशोक कुमार जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक कुमार सिंगला साहब, बताइए सिंगला साहब, कैसे दूर करें आपकी उलझन। हम सर ये पूछना चाहते हैं कि जो नया नियम आया है PPF में 2.5 लाख की कंडीशन लगाई हुई है, उसमें PPF और GPF
दोनों अलग अलग अकाउंट होंगे 2.5 लाख या क्लब किए जाएंगे? अच्छा, ये पीपीएफ भी इसमें देख रहे हैं गौरी? देखिए जो आपका सवाल है, आपका बेसिकली दो सवाल है। एक तो कि जीपीएफ होगा कि नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि जीपीएफ आपका 2.5 लाख के ऊपर अगर जा रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। दूसरा, आप ये पूछना चाहते हैं कि हम जीपीएफ और पीपीएफ को क्लब करके देखेंगे 2.5 लाख की लिमिट या अलग अलग देखेंगे? तो देखिए, जहां तक पीपीएफ की बात है, पीपीएफ इस प्रोविजन से बाहर है। उसके दो कारण मैं बता देती हूँ। पहला तो एक तो उसकी लिमिट ही 1.5 लाख है, उसके ऊपर वो जाता ही नहीं है। दूसरा मेन कारण ये है कि उन्होंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा है, तो पीपीएफ तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वहां पे एम्प्लॉय का सवाल नहीं उठता है। तो जो पीपीएफ है मेरे हिसाब से वो इस प्रोविजन से बिल्कुल बाहर है। तो सेपरेटली देखेंगे या क्लब करके देखेंगे, इसका सवाल नहीं उठता। आपको सिर्फ अपना जीपीएफ की कंट्रीब्यूशन देखनी है। अगर आपका जीपीएफ की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर जा रही है, तो जितनी भी 2.5 लाख के ऊपर जा रही है उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कंफ्यूजन सिर्फ नाम की वजह से नहीं होना चाहिए। पीपीएफ बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, पीपीएफ में निवेश करने के तरीके अलग है, उस पर टैक्स की देनदारी अलग है। चूंकि 2.5 लाख की सीमा है तो उसको आप 1.5 लाख की सीमा है तो 2.5 लाख वाले नए प्रोविजन से इसको जोड़ कर नहीं देखिए। हाँ, जीपीएफ और पीएफ जो प्रोविडेंट फंड जिसमें कम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों देते हैं अपना कंट्रीब्यूशन, उस पर ये नियम लागू होता है। और पीपीएफ बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, उसको इससे बिल्कुल जोड़कर मत देखिए। उस पर जो टैक्स की देनदारी बजट से पहले थी वही टैक्स की देनदारी बजट के बाद भी बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अशोक सिंगला जी का भी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। एक सवाल हमारे पास कोलकाता से है, उमा बंदोपाध्याय जी ने भेजा है, दरअसल ईमेल भेजा है। इनका कहना यह है कि पेंशन और ब्याज से आय होने पर टीडीएस काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा। साथ ही पूछ रही हैं कि किसी की आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है और रिटर्न भी फाइल नहीं करता है तो काटे गए टीडीएस का रिफंड कैसे मिलेगा? देखिए, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि अगर आप जैसे सीनियर सिटीजन है तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, या कहें कि आपकी उससे ज़्यादा है लेकिन आपका कोई टैक्स नहीं बनता, तो आप अपने बैंक में जाके फॉर्म 15H दे सकते हैं और आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका टीडीएस कट गया है तो रिटर्न भर के उसको रिफंड लेने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं जो आपने बजट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। जहां तक मैं समझ रही हूँ कि आप शायद 75 ईयर प्लस हैं और आपको पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम आ रही है और आप अपना रिफंड नहीं, रिटर्न जो है वो नहीं भरना चाहते, तो इस केस में आपको बैंक में जाना होगा। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है उसी बैंक से आपको इंटरेस्ट आ रहा हो। यानी कि इसमें कैच है कि अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट भी है तो आप इस प्रोविजन में फॉल नहीं करते, उस केस में आपको अपनी जो रिटर्न है वो भरनी होगी। जो पेंशन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है पेंशन भोगियों को, उसके साथ शर्त यह है कि आपकी आमदनी सिर्फ और सिर्फ पेंशन से होनी चाहिए, और अगर ब्याज से आमदनी होती है तो उसी बैंक से होनी चाहिए, ब्याज से आमदनी उसी अकाउंट से होनी चाहिए जहां पर आपकी पेंशन आ रही है। दूसरे बैंक से किसी तरह के ब्याज की आमदनी हो रही है और आप पेंशनधारी हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट का जो प्रावधान है वो आप पर लागू नहीं होगा। यही कहना चाह रही हैं गौरी? जी जी लक्ष्मण, बिल्कुल बिल्कुल यही। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे जो कोलकाता से उमा बंदोपाध्याय जी ने सवाल भेजा है, दरअसल इन पर ये लागू नहीं होता। अगर पेंशन और ब्याज आय दोनों हो रही है, ब्याज किसी और बैंक से ब्याज आय हो रही है आपकी, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। चलिए, अगला सवाल हमारे पास मोहाली से यश मित्तल जी का आया है जो कि फोन लाइन पर है। यश जी बताइए क्या सवाल है आपके? Sir, very good afternoon. जी। Sir, my name is Yashpal Mittal. Sir, I had taken a home loan from State Bank of India in 2016 for construction of my house. The construction is completed in 2017 and now it is self-occupied. I am enjoying rebate under Section 24 of IT Act for interest paid on loan to the SBI. Now I wish to repay the partly loan by taking loan from my father. अच्छा। My query is that am I eligible to take rebate under Section 24 for interest to be paid to my father? देखिए, अगर आप सेक्शन 24 को पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपको लोन किसी स्पेसिफाइड बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन से ही लेना है, आप लोन किसी से भी ले सकते हैं। तो यानी कि अगर आप अपने फादर से भी लोन ले रहे हैं तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो पैसा जो आपने लिया है वो आपका कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ द हाउस के लिए ही यूज़ हो, अदरवाइज आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अपने फादर से लेंगे, जिसमें सारी जानकारी
जानकारी लिखी हो और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप अपने फादर को दे रहे हो। और ध्यान रहे कि ये जो ट्रांजैक्शंस आप करेंगे ये सब आप बैंक के थ्रू करें, कैश में ना करें, बैंक के थ्रू करेंगे और साथ में लीगल डॉक्यूमेंट रखेंगे तो असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस करना आसान हो जाएगा कि ये जेन्युइनली लोन आपने इस प्रॉपर्टी के लिए लिया है और आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो मतलब Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मूल मुद्दा ये है कि भले ही आप लोन पिताजी से ले रहे हो, लेकिन ऐसे लोन लीजिए जैसे किसी संस्था या किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, तो सारा कुछ औपचारिक तौर पे दस्तावेज पे प्रूफ होना चाहिए कि आपने लोन लिया है, ट्रांजैक्शन भी बैंक के जरिए करिए, तब जाके आप इस छूट के हकदार होंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर एक कारोबारी साल में 2 अलग अलग कंपनी में आपने नौकरी की है तो 2 फॉर्म 16 के साथ कैसे रिटर्न फाइल करें। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास आया महाराष्ट्र के जलगांव से संध्या राठी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संध्या, बताइए क्या सवाल आपके। हेलो। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम था लास्ट ईयर, तो मुझे 2 फॉर्म 16 मिलेंगे अभी मार्च एंड में। एक होगा पूरे 12 मंथ्स के लिए और दूसरा पार्ट टाइम था, लेकिन उन्होंने सैलरी दिखाने की वजह से फॉर्म नंबर 16 देंगे, वो होगा 5 महीने का, नवंबर से लेकर मार्च तक का। तो मुझे रिटर्न भरते वक्त क्या मैं 2 फॉर्म 16 का यूज कर सकती हूँ? संध्या, कुछ और जोड़ना चाह रही थी आप सवाल में? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, 2 फॉर्म 16 है तो 2 बार लिया जा सकता है उससे या एक ही बार लिया जा सकता है? पेचीदा सवाल है गौरी, बताइए। मैं बता देती हूँ। देखिए, आपके पास 2 फॉर्म 16 है, एक पूरे साल का, एक 5 महीने का। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसी सिचुएशन तो कम आती है, ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने नौकरी बदली है इसलिए आपको 2 फॉर्म 16 मिले हैं। खैर, दोनों ही केसेस में आपको दोनों फॉर्म 16 को ही क्लब करके अपनी रिटर्न भरनी है। अब आपको करना क्या है, आपको दोनों फॉर्म 16 अपने सामने रखने हैं और दोनों की इनकम आपको जोड़ लेनी है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो चैप्टर 6A की डिडक्शन हैं, ये सब आपको एक ही बार मिलेगा। ये आप 2 बार क्लेम नहीं कर सकते। और आपका जो टीडीएस कटा होगा, जिन्होंने 5 महीने का टीडीएस काटा है या कह सकते हैं जिन्होंने पूरे साल का भी टीडीएस काटा है, तो उन्होंने आपका टीडीएस उस ये डिडक्शंस देने के बाद कम काटा होगा। तो जब आप अपना रिटर्न आप भरने बैठेंगी तो मेरे हिसाब से 99.9% आपका जो है टैक्स पेबल आएगा। उस टैक्स को आप पे कर दीजिए, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आप एक ही फॉर्म 16 देखें। और साथ ही 26AS अपना आप जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी डिटेल्स आ रही होंगी। तो अगर आप एक फॉर्म 16 को ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो जरूर ही आपको नोटिस आएगा, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और 26AS में उसकी जानकारी जा चुकी है गवर्नमेंट के पास। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो मामला पूछा उन्होंने, उस पर क्या सुझाव आपके? लक्ष्मण, वो एक ही बार मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि आप जब क्लब करेंगे इनकम, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, चैप्टर 6A की डिडक्शंस, ये सारी आपको एक ही बार मिलेंगी। लेकिन फॉर्म 16 में ये 2 बार दिख रही होंगी आपको, इसी वजह से आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। तो जब आप फॉर्म अपना रिटर्न भरेंगे तो आपको इन्हीं चीजों की वजह से कुछ टैक्स हो सकता है सरकार को और चुकाना पड़े। चलिए, उम्मीद करते हैं संध्या आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ये सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, उसके जवाब थे। अब बारी है जीएसटी जुड़े सवाल लेने की। अक्सर जीएसटी कारोबारियों को इनपुट टैक्स के क्रेडिट लेने में कई सारी दिक्कतों का Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने एक नई सुविधा IFS शुरू की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ITC लेने का रास्ता थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये नई सुविधा क्या है, गौरी बताइए। देखिए लक्ष्मण, 1 जनवरी से ये QRMP स्कीम रिलीज हुई है और कई लोगों को पता भी नहीं लगा, वो QRMP में ऑप्ट इन या आउट हो गए। यानी कि आपको मंथली रिटर्न भरनी थी, लेकिन आपने सिलेक्ट नहीं की, इसलिए पोर्टल ने ऑटोमेटिकली आपको क्वार्टरली में डाल दिया, या आपको क्वार्टरली में जाना था तो जो पोर्टल है उसने आपको ऑटोमेटिकली मंथली में डाल दिया। तो कई लोगों को ये परेशानी आ रही है। अब जो लोग ऑलरेडी QRMP में ऑप्ट इन हो गए हैं, जो नहीं चाहते थे, उनको ये पता नहीं है कि उनके पास फैसिलिटी है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जब आप अपना पोर्टल खोलेंगे तो आपको वो सामने सामने दिख जाएगी, जिसमें आप B2B सेल्स की, साथ ही डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और अब टेबल 6 है, यानी कि जो एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस हम डालते हैं, वो भी सरकार ने रिलीज कर दी है। तो ये सब आप जानकारी उसमें फीड करके सबमिट कर सकते हैं। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, पहली बात।
दूसरी बात, एक महीने में आप ये 50 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वॉइसेस नहीं डाल सकते। यानी कि अगर आपने इस महीने 40 लाख डाली है तो अगले इस महीने भी आपको 50 लाख ही मिलेगी, एक महीने का अलग से 50 लाख देखा जाएगा। तो आपको ये इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं, ताकि दूसरे जो आपकी पार्टी है उनको अगर B2B सेल्स हैं तो उनको क्रेडिट मिल जाए। हालांकि मैं ये बता दूं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें कोई लेट फी या ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी इनवॉइसेस जरूर भरिए। इसमें मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, जो IFS है ये आखिर सरकार ने कारोबारियों के लिए जो लॉन्च किया है, इसके पीछे मकसद क्या है? किस तरह कारोबारियों को क्या सुविधा देना चाहती है? देखिए लक्ष्मण, अगर सपोज कीजिए मैं 3 महीने बाद अपनी रिटर्न भर रही हूँ तो जो सामने वाली पार्टी है उसको क्रेडिट भी 3 महीने बाद मिलेगा। हालांकि उसको क्रेडिट अभी चाहिए, तो जब आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस अपलोड कर देते हैं तो मेरी जो सामने वाली पार्टी है वो अभी उसका क्रेडिट ले पाएगी, उसको 3 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ITC को थोड़ा सा तो ये मुझे लगता है कि जो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है या फिर लोगों के पैसे अटके रहते हैं, वो आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से कारोबारियों के लिए राहत की खबर जरूर कही जा सकती है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शर्त है, जो शर्त गौरी ने आपको बताया है। चलिए, अगला सवाल आया ईमेल के जरिए नोएडा से गोपाल दास का। ये जनवरी 2021 के लिए GST रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पोर्टल में B2C सेल्स से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोई भी कॉलम नजर नहीं आ रहा है। पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या करें? देखिए लक्ष्मण, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है इस QRMP स्कीम के बारे में। इनका सवाल भी इस QRMP स्कीम से रिलेटेड ही है। अब इनके साथ हुआ क्या है कि ये QRMP स्कीम में ऑप्ट इन हो गए हैं क्योंकि इन्होंने मैन्युअली उस किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया था कि इनको QRMP में जाना है या नहीं जाना। तो अब वो B2C का कॉलम इनको नहीं दिखेगा, वहां पे सिर्फ B2B, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस, इन्हीं का कॉलम इनको दिखेगा। साथ ही लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको दिख रही है, तो आपको इसमें अपने इनवॉइसेस डालने हैं अगर आप डालना चाहते हैं। वरना ये जो B2C, अगर आपकी ज्यादातर सेल्स B2C हैं तो ये आप 3 महीने बाद ही भर पाएंगे। और मैं साथ ही ये बता दूं कि अगर आप अगले क्वार्टर के लिए इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार सिलेक्ट हो गया तो आगे के पूरे साल के लिए आपको इसमें रहना होगा। क्वार्टर वाइज आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गोपाल दास जी, अगर आपको ये सुविधा पसंद नहीं आ रही या फिर आपके हिसाब से फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो आपके पास निकलने का भी विकल्प है और निकल भी सकते हैं। और फिलहाल अगर इस सुविधा के तहत आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो जैसा ही गौरी ने बताया, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगला कॉल आया हमारे पास लुधियाना से संजीव चौधरी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए। संजीव, बताइए क्या सवाल है आपके? हेलो सर, ऐसा है, मेरा होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो उसमें मैं कोई रेफ्रिजरेटर, ओवन, AC, हीटर, बैंकेट चेयर कोई भी परचेज करता हूँ तो उसका GST क्लेम मिलेगा मुझे? आपका बिजनेस किस चीज का है? होटल एंड रेस्टोरेंट, उसमें 5% फूड पर GST और 12% रूम पर GST है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, होटल पे आप 12% GST चार्ज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट पे आप 5% GST चार्ज कर रहे हैं। तो आप कोई भी सामान अगर अपने होटल के लिए खरीदते हैं तो आप उस केस में उसका ITC ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सामान अपने रेस्टोरेंट के लिए खरीदते हैं तो रेस्टोरेंट आपका 5% ऑलरेडी रेट सरकार ने कम किया है और इसी शर्त पे कम किया है कि आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो 5% का रेस्टोरेंट में आप चार्ज कर रहे हैं और अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं जो आप अपने रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट मत लीजिए। लेकिन अगर कोई सामान होटल में यूज कर रहे हैं 12% पे टैक्स आउटवर्ड को चार्ज करके, तो आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। हालांकि ये सुनने में गौरी बड़ा आसान लगता है कि होटल के लिए है तो ये करना होगा, रेस्टोरेंट के लिए करना होगा। एक ही बिल्डिंग में सपोज करिए होटल भी है, रेस्टोरेंट है, तो बड़ा मुश्किल है ये बताना है कि ये फ्रिज तो हम सिर्फ होटल के लिए इस्तेमाल करेंगे, रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर ऐसा अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल कानून है, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो अगला सवाल हमारे पास आया है दिल्ली से अंकित गुप्ता का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, बताइए क्या सवाल आपके? सर, मेरे को एक ये बात पूछनी थी, जैसे मैंने GSTR 1 अपनी अमेंड की थी और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो उसमें अप्रैल की मैंने Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अमेंड की थी सप्लाईज, लेकिन जब मैं वो फाइलिंग लेट हो गई थी। अब वो फाइलिंग लेट होने के कारण वो 2A और 2B जो हमारा होता है उसमें वो नेगेटिव ITC दिखा रहा है। अच्छा, तो उसको करेक्ट करने का कोई तरीका है? फाइलिंग कितनी लेट हो गई आपकी? कब फाइल किया आपने? कब फाइल किया आपने रिटर्न? 12 तारीख को की थी शायद मैंने।
12 कौन से महीने की? 12 अक्टूबर, सितंबर की लास्ट डेट होती है ना 10 तारीख। अक्टूबर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कौन से महीने में की है, क्योंकि सितंबर की लास्ट डेट होती है, सितंबर तक आप उसको रेक्टिफाई कर देते तो सामने वाली पार्टी को आप उसका क्रेडिट मिल जाता। आपने सितंबर तक उसको नहीं किया, सितंबर यानी कि जिसकी रिटर्न आपकी अक्टूबर में जाती है, तो आप उसको अगर उसमें कर देते, लेट नहीं होते तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते थे। यही कारण है कि वो नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि वो आपकी जो फाइलिंग है वो डिलेड है। अब कोई रास्ता इसके लिए गौरी? आप इसका कोई एज सच रास्ता तो नहीं है। आप एक बारी एनुअल रिटर्न के जरिए देख लीजिए, अगर वो रेक्टिफाई होता है, वैसे चांसेस कम है कि वो रेक्टिफाई हो पाए। तो मुश्किल लग रहा है, तो ये देरी की वजह से इस समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जिस वेंडर से आपने माल खरीदा है, अगर उस वेंडर ने अपनी कंपनी बंद कर दी है तो क्या वेंडर के हिस्से का जीएसटी आपको चुकाना होगा? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब चलते हैं राजस्थान के कोटा, जहां से पीयूष मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपने सवाल लेकर के। पीयूष, क्या सवाल है आपके? हाँ सर, मैं एक रेगुलर टैक्स पेयर हूँ और मैं अपना जीएसटी रिटर्न हर महीने फाइल करता हूँ और उसका जो जीएसटी आउटपुट वगैरह होती है हर महीने फाइल करता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है। मेरा एक वेंडर था जिससे मैं 10 साल से कंटिन्यू परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ पाई उसमें। लेकिन अभी दिसंबर 19 में क्या हुआ, उसके बाद से उन्होंने रिटर्न नहीं भरा अपना जीएसटी का, ठीक है, और मई 20 में उनका रजिस्ट्रेशन भी जीएसटी का कैंसिल हो गया है। अच्छा, और मैंने जो उनकी परचेज थी मेरी, वो सारा रिटर्न आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरी आईटीसी है वो मुझे रिवर्स करनी होगी, जबकि मैं उनको सारा पेमेंट ऑनलाइन कर चुका हूँ। तो थोड़ा मुझे इस समस्या के बारे में बताया प्लीज मेरी। बिल्कुल गौरी। देखिए लक्ष्मण, इन्होंने तो अपना जवाब खुद ही दिया है। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आपके वेंडर ने जीएसटी पे नहीं किया है, आपने वेंडर को ज़रूर पे किया लेकिन वेंडर ने सरकार को नहीं दिया, तो सरकार को उससे मतलब नहीं है कि आपने वेंडर को दिया है या नहीं, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको इसका क्रेडिट नहीं लेना था। लेकिन आप ले चुके हैं जैसे आपने बोला, तो अब आपको डेफिनेटली इसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के बाद इस पर इंटरेस्ट भी आपको देना होगा, क्योंकि इतने टाइम तक सरकार का पैसा आपने यूज़ करा है जो आपका पैसा बनता नहीं था। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। इसमें मेरी एक सजेशन है कि ऐसे जो सप्लायर्स हैं जिनसे आप रेगुलरली काम भी करते हैं, कुछ नहीं पता होता कि वो कब डिफॉल्ट कर जाए, तो अपने जो अग्रीमेंट होता है उसमें एक इंडेमनिटी क्लॉज आप ऐड कर लीजिए, ताकि अगर कि वो कोई अगर कंप्लायंस में कुछ भूल चूक करते हैं तो उसकी जो भरपाई है वो खुद ही करें, आपको इसकी जो भरपाई है वो ना करनी पड़े। लेकिन अभी फिलहाल इस केस में आप इसको रिवर्स कर दीजिए और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है सेक्शन 50 के अंडर उसको चुका दीजिए। चलिए पीयूष जी, तो अभी तो आपको देनदारी वापस चुकानी पड़ेगी और अगली बार से ध्यान रखिएगा, ऐसे वेंडर के साथ जो भी आप सौदा कर रहे हो तो उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, ताकि डिफॉल्ट होने पर देनदारी आपको चुकाई नहीं पड़े, जैसा कि गौरी ने बताया। और फिलहाल वक्त यहीं खत्म हो रहा है। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.